तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कोबीनेट का शुभारंभ किसने किया? तो कोबीनेट आप समझते होंगे, कोविडनेट का संबंध किससे होगा? तो कोबीनेट इट मीन्स कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोबीनेट का मतलब है कोरोना वायरस के खिलाफ, मतलब प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है, इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म लिख लेना, कोरोना वायरस नेटवर्क। तो कोविनेट का फुल फॉर्म कोरोना वायरस नेटवर्क होगा। ठीक है, और इसका क्यों लॉन्च किया गया ये पहल? तो प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कोरोना वायरस के प्रति प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोविनेट पहल की शुरुआत की। किसने की शुरुआत? इंपॉर्टेंट तो ये है, तो WHO की पहल है ये। ठीक है, WHO की पहल है, और इसने कोरोना वायरस के प्रति प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोविनेट अर्थात कोरोना वायरस नेटवर्क पहल की शुरुआत की अभी हाल ही में। अच्छा, तो WHO के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, स्वास्थ्य दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका बहुत बार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो जिनेवा हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है ये बताओ? इसके हेड टेड्रोस जी हैं। टेड्रोस आप याद रखना, और इसमें 194 मेंबर हैं, भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, इतनी बातें आपको WHO के बारे में भी याद रखनी है। ठीक है, कितना क्लियर है आपको? तो कोविनेट जो पहल है WHO की पहल है, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, और टेड्रोस हेड है, और 194 इसमें सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जवाब देना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया? अभी हाल ही में सखी ऐप विकसित किया इन्होंने। सखी ऐप क्यों विकसित किया? जो गगनयान दल में जाएंगे उनकी देखरेख के लिए इन्होंने सखी ऐप विकसित किया। ठीक है, अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया बताओ? मौसमी चक्रवर्ती जी को। तो मौसमी चक्रवर्ती जी को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, आप ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है अभी हाल ही में। प्रसार भारती का महानिदेशक, प्रसार भारती का नवनीत सहगल जी को। तो नवनीत सहगल जी को प्रसार भारती का, ठीक है, सहगल है, सहमल नहीं है, और मैं लिख देता हूँ फिर से। तो नवनीत सहगल जी को प्रसार भारती का महानिदेशक चुना गया। ठीक है, तो गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? सखी ऐप। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती, प्रसार भारती का महानिदेशक नवनीत सहगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। और ये अब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 370 हटा दिया गया। इसे कब हटाया गया था? 370 कब हटाया गया ये बताओ? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे हम जमीन खरीद सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और ये महाराष्ट्र पर्यटन के लिए खरीदने वाला पहला राज्य बन चुका है। त्रिनेत्र ऐप किससे संबंधित है? यूपी पुलिस से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है त्रिनेत्र ऐप। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की? ठीक है, तो यस बैंक है इसका आंसर। तो यस बैंक आप जानते होंगे। ठीक है, तो यस बैंक ने ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। तो पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 यूपी पुलिस, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक साथ समझौता यस बैंक द्वारा किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बोन ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी के लिए किसने समझौता किया? तो बोन ग्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी से आप समझते क्या हो, पहले ये बताओ। बोन ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो बताओ?
तो अभी इसको हाल ही में किसने समझौता किया है? आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने किसके साथ समझौता किया ये भी बता दो आप। तो आईआईटी कानपुर ने एक कंपनी है कॉर्नलिस ग्लोबल नाम की, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है? ये कनाडा की कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के साथ आईआईटी कानपुर ने बोन क्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है, ठीक है। और ये कॉर्नलिस ग्लोबल जो है ना, एक जैव प्रौद्योगिकी की कंपनी है, ठीक है। तो यह भी याद रखना है आपको। तो ये जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है और आईआईटी कानपुर ने इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया है, ठीक है। ये वैसे क्या है? पहले यह एक सर्जिकल तकनीक है। सर्जिकल तकनीक मतलब सर्जिकल तकनीक है, ठीक है। जो बोन ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी का एक सर्जिकल तकनीक है। इसमें क्या किया जाता है? अस्थियों का उपचार किया जाता है। नाम से इतना तो पता ही होगा कि अस्थियों से रिलेटेड है। तो अस्थियों का उपचार और पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण, तो ये दो काम याद रखना है। अस्थियों का उपचार और पुनर्निर्माण बोन ग्राफ्टिंग टेक्निक से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एक अस्थि होती है, ठीक है। अस्थि को काट कर कहीं और सेट करना, तो दूसरी जगह लगा देना, ठीक है। जैसे पैरों से अस्थियां काट कर कहीं और, जहाँ की अस्थियां खराब हो चुकी हैं आपको वहां लगा देना, अस्थि को काट कर, ठीक है। और पूरे शरीर में हो सकता है इसका, तो पूरी बॉडी का उपचार हो सकता है, हड्डियों का, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है बोन क्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आईआईटी कानपुर ने कॉर्नलिस ग्लोबल, जो कनाडा की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत अपने पहले स्थान पर बरकरार है। 126 2023 में भी था, इस साल भी 126 ही है, ठीक है। और फिनलैंड 7 सालों से टॉप पे बना हुआ है। फिनलैंड रिकॉर्ड टॉप पे है, ठीक है। चलो, इतना याद रखना है। चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया। यहाँ पे 414 मतदान केंद्र बनेंगे, ठीक है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126 है रैंक भारत की। चुनाव आयोग मिशन 414 हिमाचल प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, ठीक है। चलो, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे दिया गया? तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया, ठीक है। प्रभा वर्मा, इनको मलयालम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो प्रभा वर्मा जी को मलयालम के क्षेत्र में काम करने के लिए सरस्वती सम्मान 2023 याद रखना है। अच्छा, पहले बार किसे मिला था ये सरस्वती सम्मान? तो पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, ठीक है, इनको मिला था पहली बार। और 2022 का किसे मिला था? आपको पता होगा, मैंने ये पढ़ाया था 2022 वाला, शिव शंकरी को मिला था, ठीक है। तो शिव शंकरी को 2022 का मिला था। इनको इनके सूर्यवंशम उपन्यास के लिए मिला था, ठीक है। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए मिला था शिव शंकरी जी को 2022 का। तभी हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है, मलयालम में प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने कहां पर निम्मू पदम दारचा मार्ग को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? पहले तो नाम क्या है मार्ग का? निम्मू पदम दारचा मार्ग, ठीक है। तो निम्मू पदम दारचा मार्ग, ये कहाँ से संबंधित हो सकता है, आप ये बताओ। तो इसका निर्माण तो पहले बीआरओ ने किया, ठीक है। बीआरओ मतलब सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। पहले आप बीआरओ के बारे में बताओ। तो इसकी स्थापना 1960 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, ठीक है। और इसके हेड कौन है ये बताओ। इसके हेड इंपॉर्टेंट है, रघु श्रीनिवासन जी इसके हेड हैं, ठीक है। इतनी बातें बीआरओ के बारे में याद रखना है। अब इस पे आते हैं, निम्मू पदम दारचा अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
तो यह मार्ग मनाली से लेह के बीच महत्वपूर्ण लिंक के रूप में बनाया जा रहा है। मनाली और लेह के बीच में महत्वपूर्ण लिंक के रूप में बनाया जाए। मैं मैप में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो मैप देख ही लेते हैं इसका। तो पहली बात तो ये लद्दाख में इसका निर्माण होगा, लद्दाख के अंदर शहरों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लेना इसका। ठीक है, ये देखो मैप देख लो पहले। ये देखो, ये मनाली है, ये दारचा है, ये निम्मू है और ये पदम है। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए अभी हाल ही में ये वाला मार्ग देखो। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होकर ये ऐसे ऐसे है ना, ये पूरा मार्ग इसको कनेक्ट कर रहा है, निम्मू पदम दारचा मार्ग। ठीक है, तो आप रोहतांग पास देख लेना। रोहतांग पास कहाँ पे है, ये देखो, ये यहाँ पे रोहतांग, मनाली और दारचा के बीच रोहतांग पास पड़ता है। जोजिला कहाँ है, जोजिला श्रीनगर और कारगिल के बीच। ठीक है, श्रीनगर और कारगिल। और कौन सा है, बस बाराचला बी नंबर, ये भी देख लो। तो ये दोनों बस इंपॉर्टेंट है, कुछ दर्रे भी। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना है आपको, निम्मू पदम दारचा मार्ग लद्दाख में बन रहा है और बीआरओ ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना है, बस हो गया आपको। चलो, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो भैया ऑपरेशन पे ऑपरेशन चले पड़े हैं, हर जगह दिक्कतें आ रही हैं और भारत सरकार को ऑपरेशन चला के अपने लोगों को निकालना पड़ रहा है। तो भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इंद्रावती। ये आपको याद रखना है, ये अभी लेटेस्ट ऑपरेशन है, ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से निकालने के लिए। ठीक है, हैती से निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया। इजराइल से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय, है ना, याद होगा आपको, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यूक्रेन से, ये तो सबको पता ही होगा, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल से निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको, नोट्स में लिख लेना बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, ये बताओ। ये तो वैसे पता होना चाहिए, जिब्राल्टर जल डमरू, इसको जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, और यही इसका आंसर है। स्पेन और मोरक्को के बीच यही स्थित है। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है हाल ही में, तो फिर इस जल संधि के नीचे सबडक्शन, वैज्ञानिकों ने कहा है कि सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन समझते हो आप, सबडक्शन जोन मतलब एक क्षेपित, आप हिंदी में इसे कहेंगे सबडक्शन को क्षेपित क्षेत्र। ठीक है, क्षेपित क्षेत्र कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना क्षेपित अतिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो क्षेपित अतिक्रमण मतलब सबडक्शन इन्वेजन। सबडक्शन का मतलब समझते हो आप, ये बताओ। मतलब देखो, जैसे दो प्लेट हैं, ठीक है, एक प्लेट अगर नीचे जा रही है ना, तो इस प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, मतलब एक प्लेट नीचे दब रही है, दो प्लेट ऐसे मूव कर रही हैं अपने आमने सामने, तो दोनों टकरा के एक नीचे चली गई और एक ऐसे ऊपर थोड़ा उठ गई। ठीक है, तो इस क्रिया को सबडक्शन जोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबडक्शन हो रहा है। तो अभी हाल ही में यही देखा गया है वैज्ञानिकों द्वारा, इसलिए ये जिब्राल्टर जल डमरू न्यूज़ में बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर न्यूज़ में ना भी हो तब भी। यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, तो ये यूरोप एंड अफ्रीका को अलग करती है। अब तो पता चल गया ना, अफ्रीका को अलग करती है। तो यूरोप का स्पेन हो गया, अफ्रीका का मोरक्को, इन दोनों देशों को अलग करती है। मैं मैप पे दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, यहाँ पे ये वाली जो जल संधि है ना, तो यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे मोरक्को है, और ये जो जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि कहलाती है। ठीक है, तो जिब्राल्टर जल संधि, एक बात और याद रखना, ये अटलांटिक ओशियन है और ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो मेडिटेरियन ओशियन है, एमओ।
ठीक है, तो इन दोनों को भी कनेक्ट करती है, ये भी पॉइंट याद रखना इसके बारे में। ठीक है, इसका प्रकाश स्तंभ भी किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको आना ही आना है क्वेश्चन। ये तीनों इन, तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। इन तीनों को भी देख लेते हैं, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यूकाटन चैनल देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला चैनल जो है ना, ये यूकाटन चैनल कहलाता है। ठीक है, तो यूकाटन चैनल कहलाता है। ये किसको कनेक्ट करता है? मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको और ये जावा, सॉरी क्यूबा। ठीक है, तो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है कौन सा चैनल? यूकाटन चैनल। आपको ये भी मार्क करना, कापी में नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये कैरेबियन सी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, कैरेबियन सी और मैक्सिको खाड़ी को जोड़ता है यूकाटन चैनल, और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। ठीक है, और एक यहाँ पे है बाब अल मंडेब जल संधि। ठीक है, इस जल संधि को, ये जल संधि किसको किसको जोड़ती है? एक तो लाल सागर हो गया, ठीक है, एक लाल सागर हो गया, एक अदन की खाड़ी। तो अदन की खाड़ी इन दोनों को जोड़ता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाब अल मंडेब संधि। और एक ये वाली संधि हो गई होर्मुज होर्मुज जल संधि। ठीक है, तो होर्मुज जल संधि के नाम से जान जाता है। ये किसको किसको जोड़ती है? ये हो गई फारस की खाड़ी या पर्सियन गल्फ। तो फारस की खाड़ी या पर्सियन गल्फ हो गई, और नीचे हो गई ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो ओमान की खाड़ी, तो इतना आपको याद रखना है। ये क्या है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे क्या है? एक यहाँ पे भी चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे मोजाम्बिक देश है। ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे पनामा कैनाल है, ये सब भी मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखना। तो मैंने क्या क्या बताया इस मैप में आपको? एक यूकाटन चैनल हो गया। ठीक है, एक यूकाटन चैनल हो गया जो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, और मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी को जोड़ती है। ठीक है, यूकाटन चैनल क्लियर। नेक्स्ट है जिब्राल्टर संधि, ये वाली जल संधि। ठीक है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन, भूमध्य सागर को जोड़ता है, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, तो आपकी ये जिब्राल्टर जल संधि भी क्लियर होगी। और बाब अल मंडेब, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, तो ये भी आपका क्लियर। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, तो होर्मुज भी क्लियर। और ये मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर के बीच का चैनल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ें याद रखना आप। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ आता ही है। ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ये वाला एरिया ना हमेशा क्वेश्चन में आता है, हमेशा। और ये दो जल संधि, तो ये तीनों जल संधि मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा, इन तीनों में से एक तो आना ही है एग्जाम में। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया ना सारा। नेक्स्ट करते हैं, तो इसका आंसर जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और मोरक्को को अलग करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तोलू बोमा लट्टा का संबंध किससे है? पहले ये है क्या है भाई? ये तोलू बोमा लट्टा, पहले तोलू बोमा लट्टा है ये वैसे। ठीक है, ये टाइपिंग वालों को सुधारना पड़ेगा, पता नहीं रात में किससे बात करते करते टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तोलू बोमा लट्टा क्या है? अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि संगीत नाटक एकेडमी है ना, जो संगीत नाटक एकेडमी अकादमी, ठीक है, यह इसको पुनर्जीवित कर रही है। मतलब ये एक प्राचीन नाट्य है, पुतलियों का नाट होता है इसमें, तो प्राचीन नाट्य कला है। ठीक है, ये विलुप्त होने की कगार पे है, तो इसको पुनर्जीवित करने का काम संगीत नाटक अकादमी इसको कर रही है। क्या कर रही है? पुनर्जीवित। ठीक है,
ये हो रहा है इसमें, ठीक है। तो विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए ये अभी हाल ही में न्यूज पे आ गई है। इसमें होता क्या है वैसे, तोलू बोमा लट्टा में चमड़े की बनी गुड़ियां होती हैं, ठीक है। चमड़े की बनी गुड़िया, उनसे नृत्य किया जाता है, ठीक है। चमड़े की बनी गुड़ियाओं का नृत्य, जो बकरी की खाल से बनती, मतलब बकरी की खाल वगैरह जो होती है ना, उनसे बनाई जाती हैं, चमड़े की बनी गुड़िया होती हैं। और ये कहाँ प्रचलन में है? आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में। तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में इसका खूब प्रचलन है, ठीक है। और इसके मुख्य पात्र कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं? जानवर, पक्षी, देवता, राक्षस होते हैं। और विषय क्या होती हैं? रामायण और महाभारत विषय होते हैं, ठीक है। रामायण एंड महाभारत पर नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इसका गुड आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो तोलू बोमा लट्टा आंध्र प्रदेश की एक प्राचीन नाट्य कला है, इतना याद रखना है, इतना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके विषय भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, महाभारत, रामायण, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखो ऐसे बनाते हैं, इनको चमड़े के बने हुए होते हैं और इनसे नृत्य करवाते हैं, ठीक है। इसी कला को हम क्या कहते हैं? तोलू बोमा लट्टा। तोलू बोमा लट्टा नाम याद रखना, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में प्रचलन में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, विश्व जल दिवस। ये जो 4 जल दिवस लिखे हैं ना, 4 छोड़ो, ये ऊपर के जो 3 लिखे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है, ये याद रख लो। 22 मार्च विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई। ये तीनों, ये 3 महीने के लगातार जो है ना 22-22, इन तीनों को याद रख लो, ये जरूर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं टकराएंगे। और आप याद करोगे यार कि विनोद सर ने पढ़ाया था और आपने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। आप इसको भूल भी जाओ, इसको भूल भी जाओ, बट इन तीनों को याद रखो। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मार्च। अब इसकी थीम क्या है? अभी लेटेस्ट में इसका आयोजन हुआ था, थीम क्या है? शांति के लिए जल। शांति के लिए जल, समझ आ रहा है इससे क्या है? क्योंकि जल के लिए भी एक दिन युद्ध होगा, तो आप बचा के रखो अपने लिए जल, ठीक है। चलो, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आप, ठीक है। इसको भी याद ही रखना है यार, उसको क्यों छोड़ दोगे, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आप सबको बढ़िया से समझ आ गई इन चीज़ें, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप वापस से जाके एक बार क्लास और करना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप नोट्स बनाते रहो और रिवीजन करते रहो यार, विदाउट रिवीजन आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार नई क्लास बाद में करना, बट रिवीजन पहले करो, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एवरीवन, ठीक है। चलो ध्यान रखियो सब अपना।